चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन और रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद से मिलने डिफेंस में उनकी रिहाइश का पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। कहाँ कनालों पर मुश्तमिल ये सरसब्ज़ो लशपश घर और उसकी अमीरजादी मालका, और कहाँ गरीब और लावारिस बच्चों के अदारे की सरबराही। आपको ये ख्याल कैसे आ गया? सुहेल साहब, बेसिकली सोचा तो नहीं था कि मैं ये काम करूँगी इवेंचुअली, लेकिन फिर बाद में जैसे काम स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि आई एम मेड फॉर दिस। मतलब मैं मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरी दोस्तें डिफरेंट सब ज़्यादातर हाउसवाइफ्स और पूरे दिन घूमना एंड किटी पार्टीज़ हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, दे लिविंग अ वेरी इजी कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे वो ज़िंदगी अट्रैक्ट नहीं की, कभी नहीं की। मुझे चैलेंजेस और कुछ मुश्किल सेट अपने लिए गोल कर लेती हूँ, फिर उसके पीछे भाग रही होती हूँ उसको अचीव करने के लिए। आई लाइक दैट ऑल दैट नाउ। और मैं अब यूज्ड टू भी हो गई हूँ कि कुछ प्रोडक्टिव काम किया जाए जिससे अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे मुल्क का भी फ़ायदा और आवाम का और बच्चों का फ़ायदा। ये बताएं कि आप कहाँ पढ़ी, कहाँ पैदा हुई और किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरी? मैं बेसिकली कराची से हूँ और आई वॉज़ बॉर्न एंड ब्रेड इन कराची। मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में गई, मेरी स्कूलिंग हुई कराची में। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट, उसको CBM भी कहते हैं, वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्लान तो था बिज़नेस करने का, बट इवेंचुअली आई लैंडेड हियर। तो उसके बाद मैंने अपना MBA किया, फिर मैंने UK से एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया, एक डिप्लोमा। उसके बाद मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल्स में जॉब्स की। फिर मैंने अपने फादर के बिज़नेस में भी हेल्प की। मैंने आपके फादर क्या करते हैं? जी, मेरे फादर एक बिज़नेसमैन है। बेसिकली मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। डेली वाले कहलाते हैं, डेली पंजाबी सौदागरान कराची की बिज़नेस कम्युनिटी है, तो उसमें काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। तो ये दिल्ली से माइग्रेट हुए और फिर कराची में सेटल हुए, तो मैं उनसे ताल्लुक़ है मेरा, उस कम्युनिटी से। कराची की बिजनेसमैन फैमिली की लड़की की लाहौर में शादी कैसे हो गई? जी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैंने सोचा नहीं था कभी, बट अरेंज प्लस लव मिक्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एक अरेंजमेंट हुआ एंड फैमिली में किसी ने रेफ़र किया इस फैमिली को, और ये लोग पंजाबी हैं। मेरे जो इन लॉज हैं, दे आर पंजाबीज़, दे आर फ्रॉम फैसलाबाद। तो इनसे मिलना हुआ, हमें अच्छे लगे और बहुत ही ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो फिर इसको देखते हुए मेरी फैमिली ने ओके कर दिया। मेरी भी मर्ज़ी ऑफ कोर्स शामिल थी, और फिर मैं लाहौर मूव हुई। लाहौर और कराची की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? यहाँ पे ज़्यादा लोग हॉस्पिटेबल ज़्यादा हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा, रख रखाव एंड ऑल दैट। वहाँ पे ज़्यादा इस तरह होता है कि वहाँ पे बहुत टू द पॉइंट, काम की बात डायरेक्ट। यहाँ पे तो ऐसे होता है ना कि कैसे हैं आप, हाल अहवाल, पहले ही 1 घंटा इसमें गुजर जाता है, फिर काम की बात। वहाँ पे डायरेक्ट टू द पॉइंट, और वो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप समझ लें कराची में थोड़ा ज़्यादा है। और तो इस तरह बट लिख के आई लव लाहौर। लॉ एंड ऑर्डर वाइज, ग्रीनरी, पोल्यूशन यहाँ कम है, और आई लव लाहौर। अब मैं कराची जाती भी नहीं हूँ, टाइम भी नहीं मिलता, और मुझे ज़्यादा लाहौर में ही मेरा दिल लग गया है। आप पर एक एतराज़ किया जाता है जी कि आप चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब के ज़माने में जो है आपकी अपॉइंटमेंट हुई, तहरीक इंसाफ का ज़माना था, अब हुकूमत बदल गई जी, लेकिन आप उसी तरह चली जा रही हैं। ये क्या आपकी सियासी बुनियाद पर तकर्री हुई थी या किसी और बुनियाद पर? जी सुहेल साहब, बिल्कुल उस्मान बुज़दार साहब ने मुझे अपॉइंट किया, और उसके बाद 4 चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए, लेकिन मेरे काम की वजह से किसी ने चेंज नहीं किया। और इस कंटिन्यूटी की वजह से मैं पाकिस्तान का नाम जो है वो यूनाइटेड नेशंस में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने ख़ुद मुझे बुलाया वहाँ, और इटली में मुझे अवार्ड दिया गया, तो मुझे एक मौका मिला। एंड इसमें ऑफ कोर्स अल्लाह मियाँ की तरफ से ये सब होता है कि रास्ते निकलते जाते हैं और अल्लाह मियाँ वसीले बनाते हैं। मैं और फिर शिफ्ट हो गई एज अ टेक्नोक्रेट। आप समझ लें अभी आई एम अ टेक्नोक्रेट, आई एम अ प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। मैं IPP से मुंसलिक हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद है ना वो सिर्फ चाइल्ड राइट्स पे काम करना है। IPP तो एक सियासी पार्टी है ना? जी बिल्कुल है, लेकिन आई नीडेड सियासी पार्टी टू गेट माई वर्क डन, क्योंकि पहले मैं हर्डल्स का मुझे सामना होता था जब मैं खुद MPA नहीं थी, मैं असेंबली में नहीं थी। आप पंजाब असम्बली की रुकन भी हैं
औरतों के बारे में और बच्चों के बारे में जो कानून साजी हो रही है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? जी बिल्कुल। जो सुहेल साहब, मैंने अपना फोकस रखा हुआ है बच्चों के हवाले से कानून साजी पे। मैं अभी तक 4 रेजोल्यूशंस प्रेजेंट कर चुकी हूँ। एक उनमें से थी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन होनी चाहिए, एक है कि रूल्स बनने चाहिए इदारों के जो बच्चों के मामला देखते हैं, क्योंकि अभी तक रूल्स ही नहीं बने हुए। हम रेजोल्यूशन सबमिट करने लगे हैं पंजाब असेंबली में। वो है कि जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने औरतों के लिए बनाया है, उसको मैंने विजिट किया एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट फैसिलिटी। तो मैं समझती हूँ वो बच्चों के लिए भी उसको डुप्लीकेट करना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए। आपने उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी काम किया है और आप मरियम साहबा से भी काम कर रही हैं, मरियम नवाज से, क्या फ़र्क देखा है? जी सुहेल साहब, मैंने 4 चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। उस्मान बुज़दार वाज द फर्स्ट वन, उन्होंने अपॉइंट भी मुझे किया था। फिर उसके बाद भी परवेज़ इलाही साहब आए, हमज़ा साहब आए, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब, फिर अब मरियम नवाज साहिबा। सब ने इस कॉज को सपोर्ट किया। मैं इन सब को एक बात मतलब विदाउट एनी डाउट, जो बच्चों का कॉज है ना, आई थिंक इसमें इट्स बियॉन्ड पॉलिटिक्स। सब ने इसको पॉलिटिक्स से ऊपर रख के मेरे काम को, मेरे इदारे को सपोर्ट किया। मरियम नवाज साहिबा इज़ वेरी सपोर्टिव। आई थिंक दिस पंजाब गवर्नमेंट इज़ गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू हेल्प आवर डिपार्टमेंट। जितने हमारे मसाइल होते हैं, कहीं फाइल फंस गई, कोई चीज़ कैबिनेट में आनी है, वो सब तेज़ी से हो रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। नई हुकूमत ने कभी ये एहसास तो नहीं दिलाया कि आप तो हमारे मुखालफों की पार्टी से आई हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनको पता है मैं हुई नहीं सियासी बंदा, मतलब मैं आई थिंक वेरी डिफरेंट एंड मैं कोई कभी भी हार्डकोर पॉलिटिक्स में रही नहीं। मेरा मकसद ही कुछ और है, मैं हूँ ही किसी और, लाइक फॉर अनदर रीज़न आई एम हियर। तो ऐसा कभी मुझे फील नहीं होने दिया। आई ऑलवेज फेल्ट गुड एंड IPP तो उनकी इत्तेहादी पार्टी है वैसे भी, और मेरी दोस्ती भी है तमाम PMLN की MPAs MNAs, सब सपोर्टिव हैं एंड आई एम फ्रेंड्स विद एवरीबडी। आई थिंक अक्रॉस ऑल पार्टीज। आई डोंट हैव एन इशू। तहरीक इंसाफ वाले तो गिला नहीं करते कि आप हमें छोड़ गई? तहरीक इंसाफ वाले आई एम श्योर गिला करते होंगे, मतलब अगर मैं कहूँ नहीं करते तो ये सही नहीं होगा, करते होंगे, लेकिन मेरे काम को वो भी अप्रिशिएट करते हैं। सब जितने PTI के लोग हैं वो भी मेरे काम को, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मेरा कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली के हमरा नाश्ता किया। लाहौर और कराची की शादी कैसे हो गई? जी बस ये इत्तेफाक ही हुआ कि एज सच मैं भी इनसे मिलने से पहले आई हैड नेवर बीन टू कराची बिफोर। अच्छा, कराची गई नहीं थी? मैं कभी गया ही नहीं था। तो उसके बाद जो है बस ये फैमिली के थ्रू ही इत्तेफाक से जो है इनसे शादी होगी एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी सो लकी दैट आई वाज ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल वाइफ। अब 10-11 साल हो गए हैं एंड शी इज़ एन ऑल राउंडर। लेकिन ये फिर घर पे तो टाइम नहीं देती होंगी? नहीं, घर पे भी टाइम देती हैं। यही इनकी एक ख़ास बात है दैट शी इज़ एबल टू मैनेज हर वर्क, हर चिल्ड्रन एंड हाउस ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम। दैट्स व्हाई आई कॉल हर एन ऑल राउंडर। लड़ाई किन बातों पर होती है? शुरू में ऑब्वियसली ऑल मैरिजेस हैव इश्यूज एट द बिगिनिंग, बट इट्स बिन सो लॉन्ग कि अब तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल लड़ाई होती नहीं है। पहले किन बातों पे होती है? पहले तो जी देखें, लाहौर में उनको सेटल करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता था, तो कभी कभी शी मे लूज हर टेम्पर, बट एज सच जो है शी सेटल्ड वेल नाउ। तो अब तो बिल्कुल उस तरह कोई मसला नहीं। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। शी वर्क्स फॉर द चिल्ड्रन इन द ब्यूरो एंड शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी केयर्स अ लॉट अबाउट मी एंड शी सेव्ड thousands of children from street begging and she's the best mother in the entire world. I love her so much. Oh, good. And you have any complaints about her? She doesn't give me a turn in paddle tennis sometimes. Yeah, and then also she's a little bit strict like the whole time. But she's also, one thing I don't like is that she's strict with her servants also. Oh. Very strict with her servants. Yeah, I mean, like obviously she has to. She has to. You know, we care that she has to do it. Otherwise nobody will work. Yeah. कैसी बहू है? और आपको सास को तो अक्सर शिकायत ही होती है बहू से, आपको क्या शिकायत है? नहीं, मुझे वाकई कोई शिकायत नहीं है। शी इज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सन। आप देख रहे हैं, हंसता मुस्कुराता चेहरा होता है, तो देख के इंसान वैसे ही खुश हो जाता है। और मेरा ख्याल है मैं भी कोई ऐसी वो वाली सास कन्वेंशनल नहीं हूँ, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो ये काम कर रही हैं, रादर दैन एक्सपेक्टिंग हर टू बी लेइंग द टेबल ऑल द टाइम और वर्किंग अराउंड द हाउस। आई एम वेरी हैप्पी दैट शी गोज़ आउट देयर टू डू समथिंग विच इज़ ऑफ सब्सटेंस, और मुझे तो बहुत फ़ख्र है जो भी ये काम कर रही हैं उस पर। आपने इन्हें पसंद किया था किस चीज़ पे
इनकी शक्लो सूरत से, इनके मिजाज से क्या चीज़ पसंद करके शादी के लिए हाँ की? हमारे कुछ अजीज़ हैं जो इनकी भी रिश्तेदारी थी, तो उन्होंने मिलवाया, तो शक्लो सूरत भी माशाल्लाह अच्छी थी, पर्सनालिटी प्लेजेंट थी, फैमिली बहुत अच्छी है, तो शी इज़ एजुकेटेड। और उमैर का ये भी था कि कोई बहुत करीबी से नहीं, जो इर्द गिर्द का सर्कल था उसमें वो नहीं शादी करना चाहता था। इनका ये काम कैसा लगता है घर के अंदर? ज़ाहिर है फिर वक्त तो थोड़ा कम देती होंगी। नहीं, ये घर को भी पूरा वक्त देती हैं और अपने काम को भी बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं। और मैं इनके साथ एक दो दफ़ा गया भी हूँ और जाके वहाँ देखा है इदारे में, तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं उसको, और काफ़ी साल से हैं। और एक तरह से जो डोमिनेंट ही था और उसको सारे को चलाया है और एक्सपैंड भी किया है और शहरों में भी खोले हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है उसके ऊपर। इनकी ज़ाती खूबी क्या है और खामी क्या है? कभी कभी इनको गुस्सा आता है, मैं पहले खामी बता देता हूँ तो फिर इनसे परे परे दूर ही रहना पड़ता है। लेकिन इनकी तबीयत वैसे बहुत अच्छी है और प्लेजेंट हैं और सबके साथ बड़ी अच्छी तरह से मिलती हैं और करती हैं, और हम लोगों का भी बहुत ख्याल रखती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। पार्क पहुंची, बेटे आजम के हमरा वॉक की। घर वापस पहुंची, तैयार होकर घर से रवाना हुई। चाइल्ड ब्यूरो के सरबराह की हैसियत से क्या तनख्वाह और मराहत हासिल है? ये ऑनररी पोस्ट है, तो कोई तनख्वाह नहीं। पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट मैंने कभी भी कोई अमाउंट, कोई सैलरी नहीं ड्रॉ की, ना मुझे कोई ज़रूरत थी इसकी। मतलब मैं अपने एक पैशन, एक रीज़न है जिसकी वजह से काम कर रही हूँ। हमारा मुआशरा मर्दों का है। ख़वातीन जब काम करती हैं तो उनको हरासगी का भी सामना करना पड़ता है, इंटिमिडेशन भी उसका सामना करना पड़ता है। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? जनरली ऑफ कोर्स हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ और हमेशा से मैंने अपना इस तरह रखा, अपने काम से मतलब रखना, राइट लेफ़्ट नहीं देखना, और अपना गोल ओरिएंटेड में रही। तो इन चीज़ों का मुझे कम बनिस्बत सामना करना पड़ा। और आई फील कि अगर आप किसी को लेवरेज दें तभी जो है ना वो लोग इस तरह हरास कर सकते हैं। तो अगर आप लेवरेज ही ना दें और आप अपना जो ऑरा है एक इस तरह रखें कि किसी की हिम्मत ही ना हो, और तो वो एक तरीका है जिससे मैं प्रॉब्ली बच गई। तो आप अपनी बातचीत में ही डरा देती हैं? मैं किसी को आई थिंक मौका ही नहीं देती मुझसे कोई फजूल बात करने का। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला कब आया और सबसे ज़्यादा खुशी का मौका कब आया? ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला तब आया जब एक टाइम पे मेरे ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें होनी शुरू हो गई। कोई कोर्ट जा रहा है, मीडिया कैंपेन शुरू हो गई, लेग पुलिंग शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी दिल से मेहनत कर रही हूँ फॉर दिस कॉज एंड आई एम सो इन्वॉल्व्ड, एंड ये मेरे अगेंस्ट लोग क्यों कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग। वो एक टाइम था कि वो मैं डिसहार्टन भी होती रही, और खुशी इस एट द सेम टाइम खुशी का मरहला तब आया कि मैं बिलीव करती हूँ कि जब अल्लाह मैंने किसी से काम लेना होता है ना तो वो ले लेता है। तो हुआ ये कि हमेशा ऐसी कोई चीज़ हुई, मुझे इटली में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप की कॉल आ गई, ईमेल आ गया, एंड उन्होंने मुझे अवार्ड देने के लिए बुलाया एज अ हीरो फॉर हु इज़ वर्किंग फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो मेरे लिए एकदम से मेरी ज़िंदगी में इट वाज लाइक अ पॉजिटिव, कि वो मैं डाउन हो रही थी और एकदम से मैंने कहा ओ माय गॉड वाओ, आई मीन आई एम बीइंग रिकग्नाइज्ड। तो और इसी तरह उसके बाद भी जो हुकूमत ने तमगा इम्तियाज़ दिया, फिर US एम्बेसडर ने अवार्ड दिया मुझे वहाँ पे अपने रेजिडेंस में, हमें इस्लामाबाद में। तो US स्टेट गवर्नमेंट का आपको रिकग्नाइज़ करना वो भी बड़ी बात थी। और कोई बगैर सिफारिश, आई थिंक ऐसी जगहों पे कोई सिफारिश नहीं लगती, कुछ नहीं। पंजाब असम्बली पहुंची,
सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब से उनके दफ्तर में मुलाकात की। ये ना ये रेजोल्यूशन है आमिर साहब, आई टेल यू द बैकग्राउंड इसका। ये बेसिकली मैंने ना वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन विज़िट किया था सेफ सिटी अथॉरिटी में। तो वो एहसन यूनुस से वहाँ के ना MD एंड DIG जो है अभी, तो उन्होंने ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से करारदाद पेश की, जो मैडम CM का ये इनिशिएटिव था वुमेन पुलिस स्टेशन। तो मैं ये चाह रही हूँ और ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको रेप्लिकेट किया जाए फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। और इस पर एहसन यूनुस साहब से पूरा डिस्कशन हुआ एंड पुलिस इज़ रेडी। IG साहब से भी मीटिंग हुई थी लास्ट वीक। वो कह रहे हैं हम आराम से ये कर सकते हैं। वर्किंग वुमेन को अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप बड़ी एलिगेंट हैं, रंगों का इंतखाब कैसे करती हैं, किस तरह के ड्रेस जो हैं वो वर्किंग वुमेन को पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है ना ड्रेसअप किस तरह होते हैं, आपका गेटअप क्या है, आपका वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं कोई जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, रेड टाइप, वो नहीं पहनती काम पे। सोबर कलर्स, एलिगेंट डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, कोई रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए। आपको वैसे कौन से रंग ज़्यादा पसंद है? मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगता है और उसमें मुझे लगता है वो ग्रेसफुल भी होता है। आप चूँकि चाइल्ड अब्यूज़ के साथ, बच्चों के साथ इतने अरसों से डील कर रही हैं, कौन सा ऐसा वाक़या था जिससे आपके आंसू आ गए? एक वाक़या आया जिसमें एक बच्चा और उसका भाई एक जगह पे मुलाजमत कर रहे थे लाहौर में, एंड बड़े भाई को कत्ल कर दिया गया। जो मालिक था घर का, उसने आउट ऑफ हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन उसको कत्ल कर दिया, मर्डर। और छोटे भाई को भी बहुत मारा, लेकिन लकीली हमारी टीम पहुंच गई और हमने पुलिस के साथ मिलकर उस बच्चे को बचा लिया। वो बच्चा ब्यूरो में रह रहा है, उसका नाम रिजवान है, वो 7 इयर्स का है। जब भी मैं गुजरती हूँ, आप यकीन करेंगे, मैं जब उसके पास से गुजरती हूँ, स्कूल में, ब्यूरो का अपना स्कूल है या हॉस्टल में, वो मुझे कहता है मामा मैं आपका कभी एहसान नहीं भूल सकता। आप सोचो वो 7 साल का बच्चा, जब वो उसने ये पहली दफ़ा कहा तो मैं बहुत इमोशनल हुई, एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट। किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन पहुंची, SP हेडक्वार्टर के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और लाहौर पुलिस के तावन के हवाले से मीटिंग की। पुलिस को पता ही नहीं था हमारे कानून का। जब हमारे बंदे FIR कराने जाते थे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन बहुत रिफॉर्म्स आए, हमने बड़ी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचे, स्टाफ ने इस्तकबाल किया। ट्रेनिंग करवाई, स्किल्स सिखाए बेहतरी के, और अब ये इन्होंने भी ड्यूटी खोली है। अपने दफ्तर में आई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है, इसमें कितने बच्चे हैं इस वक्त ज़ेरे कफालत हैं, कितना स्टाफ है और कितना बजट है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अभी 1200 से ज़ायद बच्चे हैं जो हमारे 11 सेंटर्स में रह रहे हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये वो हैं जो परमानेंट हैं। इसके अलावा एक साल में हम 10,000 से ज़ायद बच्चों को लाते हैं, रेस्क्यू करके अपने पास लाते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, जो गुमशुदा होते हैं उनको वालिदैन से मिलवाते हैं। और आपने पूछा कि कितना स्टाफ है, तो अभी हमारे पास 500 एम्प्लॉइज़ हैं। कितने आपके सेंटर्स हैं लाहौर के अलावा? एक्सक्लूडिंग लाहौर 10 सेंटर्स, और अभी हम 3 नए सेंटर्स खोलने वाले हैं, और वो भी हम गवर्नमेंट की विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग खोल रहे हैं। यूनिसेफ की हेल्प से हम 3 नए सेंटर्स अब हाफजाबाद में, DG खान और सरगोदा, वी आर गोइंग टू इनॉग्रेटेड विद। कितना बजट है आपका सालाना? बजट जो बच्चों के लिए मिलता है वो है कोई अराउंड 30 करोड़। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सैलरीज वाला और सब मिला के होता है तकरीबन आई थिंक 75। जी, दैट्स द फिगर। जो सैलरी, ज़्यादातर जो बजट है वो सैलरीज में चला जाता है, तो जो बच्चों के लिए होता है वो इतनी काफ़ी नहीं है अमाउंट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट को, डोनर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वॉल्व किया, जो कि पहले नहीं हो रहा था।
मैंने उनको इन्वॉल्व किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी डेवलप करवाई। और अब जो हमें शॉर्टेज थी, जैसे चाइल्ड अटेंडेंट्स, जैसे बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स टीचर नहीं थी कभी यहाँ पे, कोई म्यूज़िक क्लासेस नहीं हो रही थी, कुरान क्लासेस, सब कुछ जो है, और एम्पावरमेंट जो है सब, और IT लैब्स, कंप्यूटर लैब्स हैं तमाम सेंटर्स में। तो आप ये सोचें कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बना दिया है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और ये सब हुआ है ये मुखैर हजरात की बदौलत। कितनी फंडिंग आप मुखैर हजरात से ले चुकी हैं? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन हमारा एक रूल है कि हम इन कैश नहीं लेते, हम इन काइंड लेते हैं, जो भी लेते हैं। और इवन इफ अगर चाइल्ड अटेंडेंट कोई रखवाएगा तो उसको डायरेक्ट सैलरी उनके अकाउंट में देगा, और मॉनिटर भी कर सकते हैं आके, वो फॉलो अप भी करते हैं कि आके उनकी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। अभी जो हमने कसूर इनॉग्रेट किया है लास्ट मंथ स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ, कसूर सेंटर, वो पूरा जो है उसको स्पॉन्सर किया एक डोनर ने, जो अपना नाम नहीं है बताना चाहते, बट उसके जो स्टाफ के वहाँ पे सैलरीज हैं वो दे रहे हैं। अभी एक मामला बहुत ज़ेरे गर्दिश है कि ये जो एडॉप्शंस होती हैं बच्चों की जी, तो उस मामले में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, कुछ कराची में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। आप भी एडॉप्शन करते हैं, कोई लॉज है नहीं, तो फिर किस तरह से करते हैं? जी देखिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो अडॉप्शन इलीगल है। हम करवाते हैं टेम्प्रेरी कस्टडी, उसको कहते हैं टेम्प्रेरी कस्टडी, और वो होती है गार्डियन कोर्ट से। तो हमारा अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है जो ये फैसिलिटेट करते हैं। वी डोंट कॉल इट अडॉप्शंस, वी कॉल इट टेम्प्रेरी कस्टडीज़। तो मेरे सामने अभी तक 150 बच्चे जो है हमें अबैंडन, कचरे के ढेर से कोई बच्चा मिला है, कोई हॉस्पिटल से इलेजिटिमेट बच्चे भी मिलते हैं, कोई लोग बच्चों को सड़कों पे हमारे ब्यूरो के बाहर गेट के छोड़ जाते हैं सड़क पे, तो उनको हम अच्छी फैमिलीज़ में अडॉप्ट करवाते हैं। और कोई बच्चे हमारे UK अडॉप्ट हुए हैं, कोई पाकिस्तान में हुए हैं, कोई US में हुए हैं। एंड अब मैं उनको देखती हूँ कि वो बच्चा, एक ऐसा केस आया जो बच्चा कचरे के ढेर से मिला हमें पिंडी से। अब वो बच्चा एक फैमिली के बाद लंदन में रह रहा है, बेहतरीन स्कूल जा रहा है, उसके पास कैनेडियन नेशनैलिटी, ब्रिटिश नेशनैलिटी, पाकिस्तानी तो थी ही। तो आप सोचें कि ये अल्लाह मियाँ के काम होते हैं कि जिसका ये बैकग्राउंड था और अब उसका क्या फ्यूचर और क्या किस तरह रह रहा है। तो किस तरह से आप जज करते हैं जो मुतबन्ना बनना चाहते हैं, जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से जज करते हैं कि ये बच्चे को अच्छा रखेंगे या मुलाजम तो नहीं बना लेंगे या उसको मिसयूज़ तो नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारी एक प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनती है। पहले कोई जज कोर्ट में अप्लाई करता है अडॉप्शन के लिए, कोर्ट हमें लिखता है, उसकी एक फ़ाइल बनती है, हमारी टीम, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स घर जाते हैं, वो देखते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका सब कुछ, उनका ये फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ देखा जाता है कि वो बच्चे को रख भी सकेंगे, बढ़ा सकेंगे या नहीं। सब कुछ देखने के बाद हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट में, जज साहब इंटरव्यू करते हैं और वो फैसला करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं मेल चाइल्ड पसंद करते हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फीमेल चाइल्ड? अच्छा, सरप्राइजिंगली अब लोग फीमेल्स के लिए भी आ रहे हैं। 50% है रेशियो। आई वुड नॉट से कि ज़्यादातर लोगों को मेल चाइल्ड चाहिए। मैंने काफ़ी कपल्स को देखा है जो मेरे पास आई हैं, काफ़ी समझे, मैं उनको जानती भी हूँ ऐसी लड़कियों को जिनके पास औलाद नहीं, और वो आके कपल्स कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेंडर से। एंड कुछ तो डिमांड ही गर्ल्स की करते हैं, ताकि क्योंकि वो कहते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि वाई डू यू वांट अ गर्ल चाइल्ड, तो वो कहते हैं कि व्हेन वी ग्रो अप एटलीस्ट वो हमारा ख्याल तो रखेगी। वो प्रॉब्लली लड़कों से नहीं उम्मीद करते। कॉन्फ्रेंस रूम में आई, स्टाफ के साथ मीटिंग की। सेक्शन है आपका, हेल्पलाइन भी, रेस्क्यू भी। ये है कि पुलिस के साथ ना हमने कुछ चीज़ें करी, तो जॉइंट, आपको यार जॉइंट एंटी वेगरी ऑपरेशन, वो बहुत। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से मुलाकात, स्कूल में आई, क्लासरूम्स का दौरा किया, स्पोर्ट्स रूम में आई, बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेला, कंप्यूटर लैब में आई, यहाँ बच्चियों को सिलाई भी सिखाई जाती है। ग्राउंड में आई, बच्चों को रोज PT करवाई जाती है, बच्चों के साथ बैडमिंटन खेली, तमाम बच्चे उन्हें मामा कहकर पुकारते हैं। हॉस्टल में आई, बच्चों ने इस्तकबाल किया, कार्ड दिए,
नर्सरी में नौ मौलूद बच्चों को रखा जाता है। बच्चों की सालगिरह का भी खास एहतमाम किया जाता है। बच्ची की सालगिरह का केक काटा। Mom, trust me, you're beautiful from inside and outside, Mom. And as you know, it's my biggest dream to become IG police when I grow up, and I want you to help me. यहाँ बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत तो हो रही है। 18 साल के बाद इनका क्या बनेगा? एग्जिट पॉलिसी क्या है? जी पहले मुझसे पहले कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन हमने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के साथ एक एग्जिट पॉलिसी बनाई है प्रॉपर, और वो ये है कि हम इनको इसीलिए ये एम्पावरमेंट और ये स्किल्स सिखा रहे हैं। हम इनको जॉब्स भी दिला देते हैं। जो बच्चे कंटिन्यू नहीं करना चाहते पढ़ाई, हम उनको जॉब्स दिला के उनको सेल्फ सफिशिएंट करके फिर जो है वो उनको एग्जिट कर रहे हैं यहाँ ब्यूरो से, कोर्ट के थ्रू ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लीगल कस्टडी में, ताकि वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, वो अपना काम भी करें साथ साथ और अपना घर, वो अपना रेंट मैनेज कर सके। बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। मुझे 17 साल हो गए चाइल्ड प्रोटेक्शन मिलते ब्यूरो में, और मैंने तकरीबन जितनी भी चेयरपर्सन आई हैं उन सारों के साथ काम किया है। और बतौर चेयरपर्सन सारा अहमद के साथ मुझे लास्ट 5 इयर्स हो गए काम करते हुए। और ब्यूरो की तारीख में ये वाहिद चेयरपर्सन है जिन्होंने बच्चों के हकूक़ के लिए जिस पैशन के साथ, जिस जज्बे के साथ काम किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इंतहाई कलील टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए। हम इनका दिल के अता गहराइयों से शुक्रगुजार है, और मैं समझता हूँ कि मैं एक खुशकिस्मत हूँ कि मैं मैडम सारा अहमद की टीम का हिस्सा हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शेरपाव ब्रिज के नीचे आबाद झोंपड़ियों में मुकीम बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बारे में उन्हें आगाही दी। वालिदैन को बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तालीम दिलवाने के लिए आमादा किया। दुनिया में कहाँ घूमी हैं? कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा? वैसे बहुत घूमी हूँ। मेरे हस्बैंड को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। सऊदी अरब उम्रा बहुत ज़्यादा करने का इत्तेफाक हो तो वो तो फेवरेट जगह है हमारी, मदीना मक्का। उसके बाद जो है वो US जाने का भी बहुत इत्तेफाक हुआ, फिर लंदन, वहाँ पे फ्रांस में पेरिस, इटली। मुझे सबसे अच्छी जो जगह लगी ना वो है लेक कोमो। वो है मिलान से 20 मिनट्स ड्राइव पे इटली में। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ रियली नाइस प्लेस एंड आई लव्ड इट। ये फरमाएं कि आप कितनी अमीर हैं, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? ये मुझे नहीं पता है मैं कितनी अमीर हूँ बेसिकली, लेकिन कंफर्टेबल एक लाइफस्टाइल ज़िंदगी गुजारी है हमेशा, अल्लाह का शुक्र, और अभी भी वही है। हीरे की अंगूठियाँ, हीरे की चूड़ी, कीमती घड़ी, तो ये सारा कुछ भी ज़ाहिर है आपके शौक़ हैं और आप अफोर्ड भी कर सकती हैं। तो कभी वहाँ बच्चे देख के इनको तजस्सुस होता है कि ये कितने की है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ तो ऑफ कोर्स एज अ फीमेल शौक तो हर एक के होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं उसको यूटिलाइज भी। एंड बच्चे बिल्कुल जब आप वो देखते हैं, उन सब में मैं कोशिश करती हूँ ये चीज़ें वहाँ पे नहीं यूज़ करूँ, वहाँ उनके सामने नहीं पहनूँ। आपका ज़ाती खर्चा कितना हो जाता है? क्या सब कुछ खावन से लेती हैं? खावन से नहीं, मैं अपना कोशिश करती हूँ कि खुद ही कर लूँ। जी, क्योंकि मैं एक MPA भी हूँ ऑफ कोर्स, तो मेरा इतना कोई वो नहीं होता कि उस मेरी सैलरी से ना पूरा हो। एंड बाकी तो ऑफ कोर्स जो एक्सपेंसेस एंड ऑल वो तो खावंद बेयर कर रहे होते हैं, जो स्टाफ एंड घर के चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स उनकी जिम्मेदारी भी है और वो करते हैं आराम से खुशी खुशी। मकामी माल पहुंची। अक्सर शाम को अपने शौहर और दोस्तों के साथ पैडल टेनिस खेलती हैं। चाइल्ड ब्यूरो में काम करने का तजर्बा 5 साल से ऊपर हो गया। हुकूमत पाकिस्तान क्या करे कि भिखारी ख़त्म हो जाएं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ ख़त्म हो जाएं और मुशक्क़त का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो अभी हमें इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशन है
और जो पावर्टी का लेवल है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिक जो इसके ड्राइविंग फैक्टर्स हैं इन सब चीज़ों के पीछे, वो ये है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, पावर्टी, गुर्बत, जिसकी वजह से लोग मजबूरी में भी अपने बच्चों को जो है वो इन कामों पे लगाते हैं। मैं खुद ऐसी फैमिलीज़ के पास गई हूँ, स्लम एरियाज़ में गई, जहाँ पे मैंने उन फैमिलीज़ से पूछा कि आपने अपने बच्चों को क्यों लगाया हुआ है बेगरी पे और लोगों के घरों में मुलाजमत पे। तो वो कहते हैं कि मैडम इसके बदले में जो हमें 30 से 40 हज़ार मिलता है इन बच्चों के बदले हर महीने, वो आप देंगी? तो उसके बाद मैं क्या आपको जवाब दूँ? गवर्नमेंट इस अभी हमारी सिचुएशन नहीं है कि हम उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करें। आइडियली देखें, होना ये चाहिए सोहेल साहब के इन बच्चों को हम शेल्टर दें, एजुकेशन दें सब, और साथ साथ गवर्नमेंट इनकी फैमिलीज़ को रिहेबिलिटेशन और इनको सपोर्ट करे। लेकिन अभी हमारे फाइनेंशियल हालात इतने नहीं है कि हम उस तरह कर सकें। लेकिन साथ साथ ये एक पेशावर, जिस तरह एक प्रोफेशनल भी तरीके से लोग ये बेगरी कर रहे होते हैं और घरों में जिस तरह मुलाजमत पे रखा हुआ है बिजनेस। बेकारियों का कोई ऐसा नेटवर्क पकड़ा? जी, हमने अभी तक 2 से 3 गैंग्स बस्ट किए हैं, उनको गिरफ्तार करवाया, जिसके बाद मुझे पर्सनली भी थ्रेट कॉल्स आई, मेरी टीम पे अटैक्स हुए हैं, हमारी गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, हमारी टीम को इंजर कर देते हैं, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है जब हम सोहेल साहब, जब हम बेगर्स को अरेस्ट करते हैं, बेगर्स को रेस्क्यू करते हैं, चाइल्ड बेगर्स, और उनकी फैमिलीज़ को, फिर उनके वालिद को गिरफ्तार करवाते हैं, FIR करवाते हैं, क्योंकि हमारे कानून के तहत वो एक जुर्म है। उसके बाद ये लोग महंगे लॉयर्स जो है हायर करते हैं और हमारे ब्यूरो के खिलाफ हाई कोर्ट में जाके केस करते हैं। तो ये दे वेरी रिच, कौन लोग होते हैं? बेसिकली फैमिलीज हैं, और ये इतने अमीर हैं कि ये इतने एक्सपेंसिव लॉयर्स अफोर्ड करते हैं, और इनका एक प्रोफेशन इन्होंने बना लिया है। इन्होंने प्रोफेशन बना लिया कि अपने बच्चों को जो है भीख पे लगाना है, जिससे इनको महीने के 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं, हमारी टीम कोर्ट के पास आते हैं, तो हर बच्चे के पास से एक दिन के 2,000 से 2,500 पैसे होते हैं जो कोर्ट के पास, मतलब वो उनको रिट्रीव करते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। और इसके लिए एक तो हुकूमत को चाहिए अपने कवानीन पे एक इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। वी हैव वेरी नाइस लॉज बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट देयर, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, एक ताकि डेटरेंस क्रिएट हो। ऑल्सो मैं आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, शहरियों को, कि अगर आपको सिंपैथी आए ऐसे बच्चों के साथ जो भीख मांगते हैं, उनको पैसे ना दें, इंस्टेड या तो उनका स्कूल में कोई एडमिशन, या हमारे पास हैं, हम ब्यूरो में उनकी तालीम, तरबियत, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं टिल दे अटेन द एज ऑफ 18। हमारा समाजी मसला भी है, हम अपने घरों में, पाकिस्तान के घरों में कम उम्र मुलाजम और मुलाजमाएँ रखते हैं, दुकानों पर उन्हें नौकरियाँ देते हैं, कम तनख्वाहें देते हैं, तो इसका तदारुक कैसे होगा? हल तो ये है कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक जुर्म है। 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पे रखना है, कानूनी जुर्म है अकॉर्डिंग टू पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट। अगर हम सिर्फ पंजाब की भी बात करें तो इस पर लेकिन एक्शन नहीं होता हुआ नज़र आता, और अगर होता भी है सजाएं, कन्विक्शन रेट इतना लो है, 1% कन्विक्शन रेट है। जो मेरे केसेस जिनमें हमने इंटरव्यू किया उनमें सजाएं 1% लोगों को मिली हैं। कई दफ़ा ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि सारी फैमिली किसी आला रेस्टोरेंट में खाना खा रही है और एक मुलाजमा दूर कुर्सी पर बैठी उन्हें देख रही है, उसे साथ बिठा कर खाना भी नहीं खिलाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका हल यही है कि एक तो इस पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी हो, और एक मीडिया के थ्रू, और मीडिया इस पर बड़ा अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। हमें 90% अपने जो केसेस हमारे रिपोर्ट होते हैं वो मीडिया के थ्रू होते हैं, जिन पे हम फिर एक्शन लेते हैं। तो एक तो ये कि अवेयरनेस रेजिंग करें, लोगों को बताएं कि ये गलत है, दिस शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। तो एक अवेयरनेस रेजिंग हो गई, एक अकाउंटेबिलिटी, इससे जो है इसका आई थिंक हल निकल सकता है। पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ कालीनों की बुनाई में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, क्या ये इल्ज़ाम अब ख़त्म हो गया? आई थिंक इस पर काफ़ी काबू पा लिया गया है, अब हम नहीं सुनते ये सब। इनफैक्ट ब्यूरो में बहुत पहले केस आया था कैमल जॉकीज़ का, बच्चों को यहाँ से स्मगल करके UAE बेच के, जिस तरह हमने कालीन का एक एग्जांपल दी, तो एक कैमल जॉकीज़ में एक बड़ा एक बच्चों के लिए बहुत ही खौफनाक एक गेम में बच्चों को यूज़ किया जाता था और उनकी जान भी चली जाती थी उसमें। ये सब अब रुक गया है। अपने समाजी रुतबे से हट कर एक मुख्तलिफ काम कर रही हैं, जो मुश्किल भी है, लेकिन आपके मशागल भी होंगे। अपना दिल बहलाने के लिए मौसीकी सुनती हैं, कोई और आपकी हॉबीज़ हैं? जी बिल्कुल, पहले बहुत सारी हॉबीज़ थी और अब टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि अब MPA प्लस जो ब्यूरो का काम, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो टाइम कम होता है। लेकिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, और मिक्स्ड, मतलब पाकिस्तानी हमारे जो बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे, वो भी, इंग्लिश सॉन्ग्स पुराने 90s के, वो भी मुझे पसंद है।